Hi guys, a very warm welcome to the another session of our Sprintex Pre-Boards 2020. I'm Ankana, your master teacher for social sciences and without hoping all of my dear students are doing absolutely amazing. Let's quickly get started. But chalo, today we are going to get started with another chapter of manufacturing industries. This is the very first session. तो चलो शुरू करते हैं. These are the topics that we are going to cover up and brush up over in manufacturing industries. Importance of manufacturing, classification of industries, agro-based industries, mineral-based industries, information technology and electronic industry, and industrial pollution and control of environmental degradation. ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं. ये हमारा शेड्यूल है. आपको पता है मैं हर सेशन के पहले शेड्यूल शेयर करती हूँ ताकि आप कुछ भी मिस ऑन ना करो और आपको पता हो आगे क्या आने वाला है, आप उसके हिसाब से प्लान कर सको. सो दिस इज योर शेड्यूल. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. दैट वॉज फॉर सोशल साइंस, दिस इज फॉर इंग्लिश. ये है फिजिक्स के लिए, फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. दिस इज दिस शेड्यूल विथ हर्ष सर. ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल हो गया. विद दिस पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ दे ऑल्सो नीड द हेल्प. ठीक है, तो ये सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार. बट शुरू करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस सेशंस होमवर्क क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? Maximum support price, minimum support price, moderate support price or influential support price. It is B, minimum support price. और ये हमारे जो हैं लीडर बोर्ड के विनर्स हैं, है ना, कुंतेश दिवाकर, प्रज्ञा वाई, दीपांशु कुमार, प्रियाक्षी बरुआ एंड जितेंद्र पांडे have answered it the fastest and absolutely correct. I'm super proud of my dear students who have answered it for the session of resources and development. Chalo, let's move on with a very good quotation, which is you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. तो हमें अफसोस नहीं करना है कि यार मैंने 3 महीने पहले शुरू नहीं की है, 5 महीने पहले शुरू नहीं की है, तैयारी कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज आपका आपके हाथ में. क्यों? Because it's very simple. Only thing that we have left in our hands is today, the present. We have no control over past, we have no control over future. इन दोनों चीज़ों को हम बदल नहीं सकते. तो उसके हिसाब से काम करते हैं, जो है हाथ में उसको ही लेके चलते हैं. तो कल की तैयारी हम शुरू करेंगे आज. इस बात का अफसोस नहीं करना है कि आप पहले नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया. अब आज ज़्यादा मेहनत करते हैं. आपको मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज भी दी है ना, 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज दी है, उससे कम की भी स्ट्रैटेजी दी है, आपको पता है 3 मंथ्स की भी स्ट्रैटेजी क्या है. मतलब आप यू हैव इट ऑल, यू हैव इट ऑल. सो use that, implement it. And if you have not started even with those strategies, आपने उस टाइम पे भी शुरुआत नहीं करी है तो ठीक है यार, नहीं करी है, अभी से कर लो, स्प्रिंटेक्स के साथ कर लो, बस स्टार्ट कर देना है. that is the most important part. So make sure that you can start where you are and change the ending. बिगिनिंग में बुरा हुआ तो क्या, ऐसा नहीं सोच कर चलना है कि वी वोंट बी एबल टू रॉक आवर बोर्ड एग्जाम्स, राइट. चलो तो शुरू करते हैं इसी नोट पे. सबसे पहला सवाल, what is the contribution of manufacturing industries to GDP over the last 2 decades? पिछले 2 सालों में हमने देखा है, सेशन में हमने इस बारे में बात करी थी कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो उससे काफी कम है. सर्विस सेक्टर से बहुत ज्यादा है. प्रोडक्शन सेक्टर विच इज आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उससे बीच में कहीं है. दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जो है एक स्टैग्नेशन है ना, देर इज नॉट अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. लेकिन लास्ट 2 डिकेड में जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट रजिस्टर की गई है. हमारा आइडल जो है एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा होता है विच इज़ अबव लाइक 10%. बट आइडियली हमने देखा है पिछले कुछ सालों में मतलब 25% नहीं हो पा रहा है, जो कि एशिया में होता है, विच इज़ आइडियली एक्सपेक्टेड कि 25% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आता जाए. पर हमने नोटिस किया है कि उससे थोड़ा ज़्यादा उसके नज़दीक आ रहा है. तो उसके नज़दीक क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 17 इन टोटल ऑफ 27%. ठीक है, तो ये जो टोटल है उसमें से 17% हमने देखा है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है. पिछले 2 सालों में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है. ठीक है, 12% तो पहुंच जा रहा है. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. Which industry in Hooghly Basin famous for?
सो हुगली बेसिन में कौन सी इंडस्ट्री है जो काफी फेमस है? देखो मैं तुमको हिंट देती हूँ, देख तो लेट्स सी कि आपको याद है या नहीं। एक तो बिल्कुल कि वेस्ट बंगाल में है फॉर इट्स आइडल कंडीशंस, वहाँ पे लेबर चीप है बिकॉज दिस क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर, इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव। बहुत सारा पानी चाहिए जो कि वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर मार्केट चाहिए, वो भी वहाँ मिल जाता है। लेकिन ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ वहाँ पे भी उन एरियाज में भी था जो कि है बांग्लादेश में। इस वजह से क्या हुआ, जब पार्टीशन हुई तो कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे वो चले गए बांग्लादेश के पास। अब वो प्रोड्यूस हम ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा बांग्लादेश ज्यादा लेकर चला गया। पहले हम लीडिंग प्रोड्यूसर होते उस चीज के, अब हो गए हैं कम। कौन सी चीज है सोचो, अब कम हो गई क्योंकि बांग्लादेश में सब कुछ चला गया। बांग्लादेश हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आफ्टर दैट वी फॉलो। कॉटन, जूट, शुगर और स्टील, कौन सी चीज है जो बंगाल में ही होती है और बंगाल इज द मोस्ट फेवरेबल स्पेस फॉर इट्स ग्रोथ? समझ आया? कॉटन देखो कहाँ होता है बच्चे, कॉटन के लिए चाहिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें पता है बिल्कुल कहाँ पे, मतलब ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल नाम ही रखा हुआ है, डेक्कन प्लेटू की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ हमें पता है। शुगर जो है वो शुगर केन से आता है, जो कि आपको पता है कि किसी भी तरह के सॉइल में हो सकता है, सो इट कैन बी ग्रोन एनीवेयर प्रीटी मच, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज हमने देखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, हमें पता है कि जमशेदपुर में ज्यादा है, ठीक है। हमें पता है कि राउरकेला में है, हमें पता है कि और भी कुछ एरियाज में है। इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बेल्ट, बट व्हाट इज लेफ्ट विच इज ऑफ कोर्स इट इज बी। सो जूट की बात हो रही है, हमें पता है कि बंगाल में ही सबसे ज्यादा होता है और कई सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, और बांग्लादेश बहुत सारा हिस्सा लेकर के चले गई जूट प्रोडक्शन प्लेसेस का, है ना, आफ्टर डिविजन। ओके, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप? देखो ऐसे सवालों का ना जवाब देना बड़ा आसान होता है। देखो कॉटन पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, ठीक है, या गुजरात, या फिर आप समझ लो ये जो डेक्कन प्लेटो है उसके पास ही कहीं ना कहीं होगा। पहला मुझे ये हिंट जाता है। तो मुझे कुछ नाम ऐसे पर्टिकुलर याद आते हैं अगर, तो मेरा गैस जाता है कि शायद भाई एक हब पे ही होगा, क्योंकि हर एक चीज चाहिए होगी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, प्रॉपर लेबर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर पावर सप्लाई, एक वेल कनेक्टेड एरिया, एक वेल रिसोर्सफुल वाला एरिया। तो वही तो कहीं पे हुआ होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली वे कब, मे बी 19th सेंचुरी, मे बी 1800 समथिंग। सो यू आर गाइस एब्सोल्युटली राइट, अगर आप ऐसे करके भी डिड्यूस कर पाते हो तो, ठीक है। हमें पता है हब जो है टेक्सटाइल का महाराष्ट्र और गुजरात ही है। कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है? डेक्कन प्लेटो में, उधर इस वाले पूरे एरिया में, ठीक है। तो ये सब को क्या फेवरेबल बना रहा है, किस चीज के लिए, किस जगह के लिए सबसे ज्यादा हो रहा है? मुंबई के लिए इन 1854। So the very first cotton mill was set up at Mumbai in 1854। मैंने जब आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है ध्यान देना, ये देखना कि कहाँ पे हुआ था इंडस्ट्री सेटअप, किस साल में हुआ था, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इस पे आ जाता है सवाल। तो ये था हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। विद दैट आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन फॉर यू। Do you want to join us? That's my question. Guys, because if you don't want to join us, it is a great opportunity to gain 100% knowledge and score 100% marks. With unlimited live classes, all the classes are going to be live and it comes in unlimited amount. You don't have to worry कि ये 4 classes कर सकते हैं या 10 classes करते हैं। भाई तुमको जितनी classes करनी है उतनी कर लो, तुमको दिन में 100 classes देखनी है उतनी देख लो जितनी आपकी मर्जी हो। And all of this comes with fun एंड हाई लेवल क्विजेस होंगी बहुत बढ़िया, जिसके साथ आप जैसे स्प्रिंट टेक्स्ट में रिवाइज कर रहे हो, पूरी लर्निंग आपकी रिवाइज होती जाएगी। एट द सेम टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ जो है आप कम्पीट कर सकते हो, आप देख सकते हो हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर। कोई सेशन मिस हो गया, नेचुरली इतने सारे सेशन से कोई सेशन गलती से मिस हो गया तो भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि यार बहुत बोरिंग लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग बोरिंग नहीं होगी, उसके साथ होंगी बहुत सारी लाइव क्विजेस और लीडर बोर्ड्स आपको रिपीटेड सेशंस में भी, रीप्लेस भी देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम कंटेंट जो भी है मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल फॉर यू, विथ विच द फैसिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स इज ऑल्सो अवेलेबल। आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे
क्लास टीचर्स, मास्टर टीचर्स सब मिलकर के फुल फोकस देने वाले हैं आपको, पूरा अटेंशन मिलेगा। और उसी के साथ मिलेंगी बहुत बढ़िया टेस्ट एंड असाइनमेंट्स हर महीने, हर कुछ दिन पे। असाइनमेंट्स तो एवरीडे मिलती है, टेस्ट हर महीने होती है, जो पढ़ोगे वो रिवाइज होता जाएगा। और गाइस फ्री भी है कुछ, क्या फ्री है, सारे माइक्रो सेशंस एंड सारे क्रैश कोर्सेज, ऑल द क्रैश कोर्सेज एंड माइक्रो सेशंस। अभी जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अलग से ये प्रिपरेशन के पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर कोर्स बाय कर रहे हो। उसके बाद आपको कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए अलग से कोर्स बाय करना पड़ेगा। सीधा वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन लो, एक्सेस टू ऑल द माइक्रो सेशंस, एक्सेस टू ऑल द क्रैश कोर्सेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर फ्री, which means what? Which means less is more. Less amount of price is going to give you more number of classes in your hand all ready for you. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिंड है। ANKPRO कोड लगाओ, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा एंड गो अहेड विथ इट। आप देखो, तबाही मैथ्स करके देख लो, ठीक है। 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने की प्लान्स आती हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर क्लास जो है हमारा कॉस्ट आता है 11, 9 और 8 रुपीज, which is actually cheaper than a packet of chips that we buy. I mean, like, what else do you need? पूरी चीज, माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेज, लाइव जो है इंटरैक्टिव रीप्लेस, सब कुछ ले से भी कम के दाम पे मिल रहा है आपको, ले से भी कम के दाम पे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज मत मिस करो ये अपॉर्चुनिटी। पिंड है कमेंट सेक्शन में, ANKPRO कोड लगा करके फटाफट से कर लो। एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Classify industries on the basis of sources of raw material. How are they different from each other? तो यहाँ में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, जो मटेरियल्स अवेलेबल है उनके बेसिस पे हमें करनी है डिवीजन। ये क्वेश्चन ना ICSE बोर्ड के लिए भी बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस बेसिस पे ही डिवीजन किए हुए इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो मैं ये भी डिस्कस करती हूँ, बट मैं पहले यही याद करती हूँ कि किस किस बेसिस पे नॉर्मली इंडस्ट्रीज डिवाइडेड होती है। इंडस्ट्रीज डिवाइडेड होती है उनके स्केल के बेसिस पे, इस बेसिस पे कि कहाँ से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो रही हैं, इस बेसिस पे हो सकती हैं कि उनका ओनरशिप कैसा है। ये कुछ कैटेगरीज हैं अलग अलग, जिसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज डिवाइड करते हैं। जैसे ही अलग अलग कैटेगरीज है बच्चों, उनमें से हमने पिक किया है एक कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रही है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ सकती है? नॉर्मली हमने देखा है कि एक चीज के बारे में हम हमेशा कहते रहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स। तो मिनरल्स कहाँ से आ सकती है? मिनरल्स आ सकती हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा कहाँ से हो सकता है? तो बच्चों दूसरा हो सकता है आपका मिनरल्स एंड मेटल्स इन जनरल, ठीक है, मेटल्स, राइट। तो ये दो चीजें हो गई, इन दोनों के बेसिस पे जो है रॉ मटेरियल्स वाली इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं और डिवाइडेड है। यही है वो दो चीजें। कैसे अलग है? तो भैया एग्रीकल्चर पे जो इंडस्ट्रीज है उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। ये हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड। ये आपका हो गया मिनरल बेस्ड। इट्स सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो ये मेरे दो तरह के इंडस्ट्री हो गई, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। डिफरेंस क्या है? एक में रॉ मटेरियल्स हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, नेचर से उस तरह से मिलता है, यहाँ पे मिनरल्स और मेटल्स जो है वो है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपकी। आप पहले बताओ कि दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड होती है। फिर आप बताओ कि डिफरेंस क्या है? एक में एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, एक में मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी नेचर पे है, एक पे नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स दे दो, आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कुछ भी हो सकते हैं, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब कुछ हो गए। मिनरल में क्या हो गया भाई? आयरन, स्टील है, एल्यूमिनियम है, बहुत कुछ पढ़ा है हमने, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये आपका 1 मार्क हो गया आउट ऑफ 3 मार्क्स। दूसरे मार्क बाकी 2 पॉइंट्स के लिए हम ये 2 पॉइंटर्स देने वाले हैं, जो कि आप टैबुलर फॉर्म में देख सकते हो, डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। These industries which depend on agriculture for raw materials are called agro-based industries. तो यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। Industries that use minerals and metals are called as raw materials are called mineral-based industries. और हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल, cotton, woolen, silk textile, rubber, sugar, tea, etc. And here we have iron, steel, cement, aluminium, machine tools, petrochemicals, etc.
ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे दो तरह की इंडस्ट्रीज का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर प्रॉब्लम्स faced by the weaving and processing sectors in the cotton textile। तो देखो ये चैलेंजेस तो बहुत सारे, किस तरह की चैलेंजेस है, इनको चाहिए पावर, हमने ये देखा हुआ था पावर बहुत सारा लगता है, ठीक है, ये यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, एक ये चैलेंज हो सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल आता है नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रोडक्शन कुड नॉट बी एप्रोप्रिएट एंड बी लेस। उसके बाद और क्या फैक्टर्स होती हैं, लेबर होता है फैक्टर प्रोडक्शन में बहुत बड़ा, तो लेबर कई बार बच्चा बहुत एफिशिएंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि स्किल्ड ना हो, ठीक है, स्किल में प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हो नॉट स्किल्ड, तो ये लेबर के साथ ट्रबल हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद स्टिफ कंपटीशन हो सकता है, इतना कंपटीशन मिल रहा हो कि उसको ग्रो करने नहीं मिल रहा है, तो कॉटन इंडस्ट्री को तो मिल रहा है ना स्टिफ कंपटीशन, जो कि बहुत सस्ता एक सप्लीमेंट आता जा रहा है, किस चीज के साथ, सिंथेटिक फाइबर के साथ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हो। हमें पता है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो हर एक चीज को चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि ऑब्सलीट जो है उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वो इंडस्ट्रीज को थोड़ा पीछे कर देती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। इनमें से कोई सा भी फैक्टर हम लिख सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने आपको काफी सारे फैक्टर्स बता दिए, मैंने ऑलमोस्ट 5 फैक्टर्स बता दिए, यू कैन पिक एनी 3 आउट ऑफ दीज एंड राइट। आप देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ये 5 ही कैसे चूज किया आपने, बच्चे देखो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, या किसी भी इंडस्ट्री के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या डिटरमाइन करेगा कि वो इंडस्ट्री वहां पे फ्लरिश करेगी, तो उस चीज को फ्लरिश करने के लिए ये फैक्टर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत की रोल प्ले करती हैं, राइट। तो ये फैक्टर्स कैसे हो गए, ये फैक्टर्स में मैटर करता है कि लेबर कैसा है वहां पे, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रही हैं, पावर वगैरह सही से है यानी, पॉलिसीज कैसी हैं वहाँ की, स्टेट की पॉलिसीज कैसी हैं, लेबर अवेयरनेस में है यानी, मार्केट कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करती हैं इन सबके साथ कि वो कितना इकोनॉमिकल है, प्रॉफिट कितना हो पा रहा है, पूरा प्रोडक्शन का जो है कॉस्ट कितना है, ये लो होना चाहिए हमेशा, प्राइमरी फैक्टर यही होता है। इनमें से आप देख सकते हो कि किस किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यहां देखो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि पावर सप्लाई इज इरेटिक, इट्स नॉट कंसिस्टेंट, एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। नहीं याद है तो इसको आप जो है आप 2 पार्ट में सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल ये 2 अलग चैलेंजेस है, ठीक है। आउटपुट ऑफ लेबर इज लो बिकॉज द मशीनरी इज आउटडेटेड, तो यहाँ पे देखो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, लेबर का स्किल भी ज्यादा नहीं है, एफिशिएंसी भी कम है, कई बार वेदर की वजह से भी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्लाइमेट ऑल्सो समटाइम्स डज नॉट लेट देम वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द वीविंग एंड द प्रोसेसिंग सेक्टर्स, एंड द इंडस्ट्री फेसेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ यूज। इतना सस्ता मशीन से बना एक बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं, लो ग्रेड का एक कॉम्पिटिशन आ गया है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्रीज को काफी स्ट्रॉन्ग जो एक झटका लग रहा है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी चैलेंज लिख दो। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 आर्ग्यूमेंट्स। देखो बच्चा, बैंगलोर का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये चीज समझाती हूँ, ठीक है। बैंगलोर क्या हुआ, बैंगलोर पहले एक बहुत छोटी सी सिटी थी, वहां हम कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे अब बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस आकर के सेटअप होने लगे। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग आने लगे, लोग आए, उनकी फैमिलीज आई, अब इतने सारे लोग आए तो लोगों के पास जो वहां पे थे, अपार्ट फ्रॉम पीपल हु वर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, द अदर पीपल ऑल्सो सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू दीज पीपल एंड ग्रो द इकोनॉमी ओवर देयर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, बैंगलोर बन गया सिलिकॉन वैली, एक हब फॉर द आईटी सेक्टर। ये एक एग्जाम्पल था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से काफी अलग, लेकिन हमने देखा कि कैसे लोग अट्रैक्ट होते गए और वो एक हब बन गया और अब वहां इतने सारे लोग आ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ऐसा ही होता है,
क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, अब लोगों के पास जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सेस कर पाएंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करके आ रहे होंगे, विलेज से आ रहे होंगे, तो एक सिविलाइजेशन वहां पे जो है वहीं पे सेट होने लग जाएगी, तो एक अर्बनाइजेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट आ रहा है ना, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे ज्यादा लोग आते जा रहे हैं आपके अलग अलग फैसिलिटीज, बैंक्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, बैंक की, हर एक चीज की फैसिलिटीज वहां आने लगेंगी, और क्या होने लग जाएगा, डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैंड इन हैंड जाता है। ये हमने देखा उल्टी तरह से कि इंडस्ट्री आई तो अर्बनाइजेशन आ गया। अब दूसरे तरीका क्या है, एक हमें पता है कि आपका जो है अर्बनाइजेशन, यानी कि एक सिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, मे बी वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, पर वहां इंडस्ट्री जाकर सेट होगी, क्यों, वहां उसे मिलेंगे लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वहां उसे फैसिलिटीज मिलेगी बैंक्स की, वहां उसे फैसिलिटीज मिलेगी इंडस्ट्रीज की, पावर का सप्लाई वहां पे प्रॉपर होगा क्योंकि वो एक ऑलरेडी अर्बन एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे एक प्रॉपर मार्केट मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है कि इंडस्ट्रीज जो है वहां सिटी के पास जाकर के सेटअप होती है टू यूज द फैसिलिटीज ऑफ द सिटी। व्हाट इज दिस टर्म नोन एज, प्लीज मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, हमें समझ आ गया, इसी को आपको आर्ग्यूमेंट में पुट इन करना है। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advices, etc. Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers. Workers need houses and other facilities, therefore the provisions of these facilities convert a small town into a big city. तो आप देख रहे हो कैसे ये सारे फैक्टर्स इंटररिलेटेड है। इंडस्ट्री जाएगी तो लोग आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, हो सकता है कई जगह लोग ऑलरेडी हो तो इंडस्ट्री वहां जाकर के सेटअप होना चाहिए क्योंकि वहां ये सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी होंगी। Moving on to the next question, explain any three physical factors and two human factors of the location for the location of industry. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो, ये सारी कुछ चीजें, लैंड, ये सारे कई सारे फैक्टर्स है, पावर सप्लाई, है ना, ये सारी कई सारे फैक्टर्स है जो किसी भी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। यही सारी चीजों पे बेस्ड होता है कि वो इंडस्ट्री वहां होगी या नहीं होगी। इसी को हमें फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर में डिवाइड कर देना है। आपका लेबर, आपका जो फिजिकल फैक्टर है वो जैसे रॉ मटेरियल्स हो जाएंगी, लैंड हो जाएगा, सोर्सेज हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज, तो मैं पहले बता दे रही हूँ, रॉ मटेरियल्स हो गए, वाटर सोर्सेज हो गया, सुटेबल क्लाइमेट हो गया, यहाँ पे आप वाटर सोर्सेज के साथ साथ पावर सोर्सेज भी लिख सकते हो, पावर एंड एनर्जी सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करती हैं कि इंडस्ट्री वहां पे सेटअप हो सकती है या नहीं हो सकती है, मार्केट वगैरह हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द इंडस्ट्रीज विच यूज हेवी रॉ मटेरियल्स एंड अ लार्ज क्वांटिटी आर जनरली लोकेटेड इन द प्लेस ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल जूट इंडस्ट्रीज या फिर शुगर केन इंडस्ट्री भी पास में होना बहुत जरूरी है। Water resources, water sources, water is required for various industrial processes. River and waterfalls also can be used to generate hydroelectricity. तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आप एक अनदर पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा कर सकते हो। These are few tricks to have enough number of points in your answer. उसके बाद क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। Harsh climate is not very suitable for industries. Suitable climate helps the centralization of industries and influences the establishment of agro-based industries like cotton, textile and jute textile etc. उसी के साथ ह्यूमन फैक्टर्स ऑब्वियसली भाई लेबर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, मार्केट वगैरह भी
भी कहीं ना कहीं ह्यूमन से थोड़ा रिलेटेड हो जाता है, कंजम्पशन कैसा हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स आपके ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो लार्ज एंड चीप लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेबर इंटेंसिव नहीं है तो भी लोग तो चाहिए काम करने के लिए, तो वहां पे इंडस्ट्री जो है आपके पास लेबर अवेलेबल होना और सस्ता होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं, इज इट फेवरेबल फॉर द इंडस्ट्रीज और नॉट, उसके हिसाब से स्टैब्लिशमेंट होती है इंडस्ट्रीज की वहां पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज encouraged in some areas and restricted in the others. Industries which are set up in the industrial zones will benefit from the tax concession and better infrastructure facilities. ठीक है, इसके साथ मूव ऑन करते हैं हमारे 8वें सवाल की तरफ। इवेलुएट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट उसके लिए फेवरेबल है, सॉइल बिल्कुल फेवरेबल है, उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर सोर्स, क्योंकि ना जूट में बहुत ज़्यादा वाटर जो है लगता है, तो उतना पानी होना ज़रूरी है। फिर ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वेस्ट बंगाल की वजह से क्या हो जाता है, ये लेबर जो है वहाँ पे बहुत चीप और अबंडेंस में अवेलेबल है, राइट, चीप एंड इन अबंडेंस। उसके बाद और क्या चीज़ है, मार्केट की अवेलेबिलिटी है, पास में वहाँ पे कंजम्पशन बिल्कुल हो जाता है उनके पास, लोगों के पास ही, और ट्रांसपोर्टेशन जो है कोलकाता वगैरह के पास होने की वजह से पोर्ट के फॉर्म में, एयरपोर्ट के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, ट्रेन और रेलवेज और रोडवेज के फॉर्म में काफ़ी सही है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्यों, जूट के प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होने के लिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन इंडिया आर इन वेस्ट बंगाल एंड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले देखो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज उससे बहुत पास है, तो इंडिपेंडेंट मतलब इट इज इंटरडिपेंडेंट, इंडस्ट्रीज वहाँ है क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ होता है, रॉ मटेरियल्स इसलिए अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है इसलिए इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऐसे एक दूसरे के साथ है, ठीक है। उसके बाद लो कॉस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्टेड बाई गुड network of railways, roadways, waterways to help the movement of raw materials to the mills of the jute goods and of course to the market। तो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन हो गया है दूसरा फैक्टर, ट्रांसपोर्ट इज अनदर फैक्टर। abundance of water for processing the raw jute, तो हमने देख लिया है वाटर सोर्सेज भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मैटर करती हैं, ठीक है। चीप लेबर, लेबर वाला फैक्टर यहाँ पे आ गया है, ये लेबर वाला फैक्टर है आपका, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड ऑल्सो इज हेल्पिंग देम हैविंग इनफ लेबर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, राइट। और इसी के साथ कोलकाता एज एन अर्बन सेटअप प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ऑल्सो अ गुड मार्केट। तो ये बाकी फैक्टर्स जो है आपके यहाँ पे लग गए हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 8वां सवाल। विद दिस वी हैव finish the 3 topics of our manufacturing industries। हमने importance of manufacturing, classification of industries and agro based industries कर लिया है finish। बाकी के 3 टॉपिक्स हम करेंगे अगले सेशन में। फटाफट देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर्स, कॉपर, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम और शुगर। कौन सी ऐसी चीजें कि वो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर्स के यूज के लिए प्रोड्यूस की जाती है। एंड गाइज दिस इज माई शेड्यूल, अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है, कुछ मिस कर दिया है, तो देखो प्रीवियस सेशन था हमारा एग्रीकल्चर पार्ट 2, आज हमने इंडस्ट्री सेशन 1 किया है, अगले दिन हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेशन 2। With this, I have come to the end of the session. A quick reminder about the link given in the description box of Vedantu Pro subscription. Code है ANKPRO. Make sure to subscribe क्योंकि crash courses, micro courses, attention, content, interactive live sessions, so interactive replays, live sessions, all of this is coming free with this plan. And with this we have come to the end of the session. Do not forget to like the video. मुझे comment section में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। Do share it with your friends guys, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, जो भी स्प्रिंटेक्स के सीरीज आएंगे मिस नहीं होना चाहिए, तो वो आपको सब्सक्राइब करने पे ही नोटिफिकेशन आएगा। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, एक तो होमवर्क क्वेश्चन है, वो कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना है ताकि आप लीडर बोर्ड पे आ सको। दूसरी चीज मैंने आपसे ये पूछी है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो जाकर के अर्बन एरिया में ही सेटल इन होती हैं, क्यों होती हैं, कुछ बहुत सारे सर्विसेज जो हैं जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, पीपल अवेलेबल, रेडिली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल रेडिली अवेलेबल ओवर देयर आर अवेलेबल, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होकर के जाती हैं अर्बन सेंटर्स के पास। इसे क्या कहते हैं, व्हाट
term has been given to this? ये दूसरा सवाल है आपको ये दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में बतानी है इसके साथ ही बताना है how did you like the session and I will see you guys in the next session till then stay home stay safe take good care of yourself guys bye